गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज आर न्यू ऑन माय चैनल, आई एम दिव्या और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड्स करती हूँ जो है मदर केयर, बेबी फूड्स, मेकअप, व्लॉग्स, ये सब। अगर आपको वीडियो विजिट करना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मेरे मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर टॉपिक के ऊपर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके उस टॉपिक के लिए। तो मैं अगर ये वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे इस वीडियो को अच्छे से अच्छा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, या जो भी अभी टू बी मॉम्स है या टू बी प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनको शायद उनकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें से मिल पाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके मॉमीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी पॉपुलर हो क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कोड लाइफ। स्टेम सेल, जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, वो क्या है? स्टेम सेल क्या चीज़ है? स्टेम सेल कहाँ से ली जाती है, कैसे ली जाती है, उनकी बैंकिंग कौन करता है, कहाँ से करवाने चाहिए, क्या उनका पेमेंट लगता है या क्या उनका प्रोसीजर रहता है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा, जिससे आपको स्टेम सेल के बारे में जो भी आज कन्फ्यूज़न होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये बताती हूँ कि स्टेम सेल होती क्या है। स्टेम सेल एक रॉ सेल्स होती है जिनका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं होता है। उनको जहाँ डालते हैं, जिस काम के लिए डालते हैं, वो उनमें कन्वर्ट हो जाती है। बस आप ये समझ सकते हैं। अगर लोकल लैंग्वेज में समझा जाए तो स्टेम सेल का मतलब ये एकदम रॉ है। अभी उनको कोई भी काम दिया हुआ नहीं है कि अभी उनका ये काम है, कुछ भी काम नहीं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ इंजरी हो जाती है, कोई पार्ट के सेल्स मर जाते हैं, वहाँ की डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर अगर इन सेल्स को डाला जाए तो ये वहाँ के सेल डेवलप कर लेते हैं और सेल से मिलकर अपना पूरा चैनल बना लेते हैं। वहाँ की सारी सेल्स अच्छी हो जाती है और ये वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है स्टेम सेल का काम। दूसरा, स्टेम सेल मिलती कहाँ है? स्टेम सेल वैसे तो हमारे बोन मैरो में भी होती है और बोन मैरो में से स्टेम सेल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड जो ऑप्शन है स्टेम सेल्स का, वो है जो अम्बिकल कॉर्ड होती है, जिसके द्वारा मदर और बच्चा जब पेट में होता है तो वो दोनों एक दूसरे से जिस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम नाल भी बोलते हैं, उसके अंदर मिलती है आपको स्टेम सेल्स। तो उनके अंदर जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे बाहर आ जाता है, उसके बाद जो वो नाल बाहर निकलती है, जिसको डॉक्टर काट के फेंक देते हैं, जिसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस नाल में से ही इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर ब्लड का फ्लो रहता है, तो उस ब्लड के फ्लो को निकाला जाता है। उस ब्लड को निकाला जाता है, फिर उसमें से स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है, उसमें कुछ टिश्यू होते हैं उनको अलग किया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके। तो ये होता है स्टेम सेल, ये यहाँ पे होती है। अब आपको ये पता चल गया स्टेम सेल होती क्या है, ये मिलती कहाँ है। ये हमारे ही नाड़ में मिलती है। कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि स्टेम सेल्स लेने से बच्चे को या मदर को कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो एक तरह का ये बोल सकते हैं कि जो डिलीवरी के बाद जो वेस्ट पार्ट होता है, जिसको डॉक्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस नाल में से ही ब्लड निकाला जाता है। जब बच्चे की कटिंग करके वो पिन लगा देते हैं, मदर के आगे से कटिंग कर देते हैं, उसके बाद जो वो पोर्शन बचता है जिसको फेंकते हैं, उसमें से वो बैंकिंग वाले उसमें से उस ब्लड को या टिश्यू को निकालते हैं और उस स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। थर्ड बात होती है कि स्टेम सेल का यूज़ क्या है, हम उनको क्यों प्रिजर्व करवाएं, क्यों रखवाएं, क्यों पैसा खर्च करें। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। स्टेम सेल, जैसे मैंने आपको बताया, रॉ सेल्स होती है। इनका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी का मतलब है जैसे आपके बच्चे को, बच्चे के सिबलिंग्स को, बच्चे के मैटरनल पैटर्नल दोनों फैमिली में ये इतना कवर करता है। मैं किसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इस स्टेम सेल से 80 बीमारियां ऐसी है जो ठीक हो जाती है। उन सब बीमारी की लिस्ट मैं आपको दूंगी। जैसे थैलीसीमिया है, एनीमिया है जो बच्चों में बहुत होता है, थैलीसीमिया है, थर्ड लेवल का डायबिटीज़ है, थायराइड वगैरह पर भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ब्लड कैंसर जो बहुत बड़ी बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत बड़ी बीमारी, ये सब चीज़ें इनसे क्योर हो जाती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ब्लड कैंसर है। अगर कोई भी तरह का कैंसर होता है तो हमें सबसे पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपीज दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो उसका पर्पज़ ये होता है कि उससे जो कैंसर के सेल्स हैं उनको मारा जा सके, उनको जलाया जा सके अंदर रेडिएशन से।
लेकिन उनका होता ये है कि रेडिएशन या कीमो देने से वो उनके कैंसर के सेल्स जलते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ही जो अपनी बॉडी के अच्छे सेल्स होते हैं वो भी जल जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और हम वो बहुत डाउन हो जाता है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो फिर इंसान का रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो जब उनको रेडिएशन दिया, कीमो दी, उनके सेल्स फिनिश होने लगे, ख़राब होने लगे, डैमेज होने लगे, तब अगर हम स्टेम सेल को उनके अंदर इंजेक्ट कर ले हैं, डॉक्टर्स का ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। मीन्स जब डॉक्टर्स उनको इंजेक्ट करते हैं तो वो जो वापस से अपने सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को वापस से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इसमें दोनों काम हो गए, कैंसर वाले कीटाणु मर गए, कैंसर वाले सेल्स मर गए, वापस नए सेल्स भी अपनी बॉडी में आ गए। तो ये काम होता है स्टेम सेल का। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टेम सेल का काम, यही प्रोसीजर सेम जो भी बीमारियाँ इसके अंदर, अब 80 डिसीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है, लेकिन आगे बहुत सारी डिसीज़ पे अभी भी काम चल रहा है। साइंटिस्ट इस पे अभी भी बहुत से मेथड कर रहे हैं, साइंटिफाई कर रहे हैं कि बस ये कुछ बीमारी को, फॉरेन में तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो इससे ट्रीट हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी इतनी बीमारियाँ नहीं हैं। तो भी काफ़ी सारे कैंसर अगर हम सोचते हैं ना, सोचने से हमारे एक बार तो लूज बम्स आ जाता है कि कैंसर सोचने से भी ऐसा लगता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि कैंसर 30-40% लोगों को होने लगा है। तो उस सब से बचने के लिए मैं आपको कहूँगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे का स्टेम सेल्स रखवाइए, उनको प्रिजर्व करवाइए, ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियली जो सबसे बड़ी बीमारी, जो लाइलाज बीमारी है, जिनका स्टेम सेल के अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है, वो सारी स्टेम सेल से क्लियर होती है। अगर आप रखवा सकते हैं तो रखवाइए, ताकि फ्यूचर में आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ़ हो सके, इन बीमारियों से बच सके। मैंने ये स्टेम सेल्स रखवाने का क्यों सोचा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरी सासू मॉम जो है, मदर इन लॉ जो है, उनको कैंसर हो गया था। हमने बहुत जहाँ पे डॉक्टर्स को दिखा सकते थे, सब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। उनको पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट मिला, फिर कीमोथेरेपी मिली, फिर रेडिएशन मिला। तो धीरे धीरे मैंने उनको देखा इम्यून सिस्टम डाउन होता गया और उनकी हालत ऐसी हो गई जो हम घर वाले होकर भी देख भी नहीं पा सकते, ऐसी उनकी हालत हो गई। तो मैं सोच भी नहीं सकती वो कितने दर्द से गुजरी है, वो कितने पेन से गुजरी है। तो उनको देखने के बाद एक बहुत मन में बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आई कि भगवान, अगर इनको ऐसा, अगर वो चलते फिरते उन इंसान को 1 साल में अगर ऐसा इस कैंसर ने ऐसा कर दिया, तो भगवान ना करे ये किसी के भी साथ हो। और मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में अब कोई भी बंदा ऐसा हो जो ऐसी कोई भी बीमारी से ग्रसित हो। तो उनसे बचने के लिए मेरे दिमाग में पिन पॉइंट हुआ कि शायद स्टेम सेल का जो प्रोसीजर है वो क्या है। मैंने उसको समझा, अच्छे से गूगल किया, उनके बारे में सारी जानकारी निकाली और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, स्टेम सेल तो मुझे प्रिजर्व करवानी है, ताकि हम आगे से कभी ऐसी कोई ट्रेजेडी से ना गुजरे। हमारी फैमिली में कोई, भगवान ना करे कि हमारी फैमिली में भी ऐसी, हमारी आपकी किसी की भी फैमिली में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब भी आए तो स्टेम सेल हमारे पास में एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगी, स्टेम सेल का पता चल गया आपको कि स्टेम सेल्स को से कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। अब पॉइंट है कि स्टेम सेल रखते कहाँ हैं, कौन रखता है, कैसे रखता है, कैसे ले जाते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। स्टेम सेल जो है ना, उसको रखने के लिए इंडिया में बहुत सारी बैंकिंग है, बहुत सारी बैंक्स ओपन हो गई है। बैंक का मीन्स लैब से है, तो उनको बोलते बैंकिंग करना है। स्टेम सेल को रखवाने के लिए मैंने गूगल किया, उसमें मुझे बहुत सारी बैंक्स अवेलेबल मिली, बहुत सारे लोग इनकी बैंकिंग करते हैं, लेकिन मुझे जो ट्रस्टेड और ब्रांड लगी वो 2-3 को मैंने अपने घर पे कॉल किया। जब हम उन लोगों को कॉल करते हैं तो बाकायदा उनके एजेंट्स, चाहे हम गांव में हो, सिटी में हो, छोटे से शहर में, कहीं पे भी हम रहते हों, उनके एजेंट्स हमारे तक आएंगे, हमें अच्छे से पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन देके पूरा समझाएंगे। जो मैंने आपको बताया उस तरह से, उस स्टेम सेल क्या है, कैसे स्टेम सेल कैसे यूज़ होगा, जो भी इसका प्रोसेस, आपको जो भी डाउट है सारे डाउट वो आपके क्लियर करेंगे। फिर वो आपको इसका पेमेंट का ऑप्शन वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो वो सब बताने के बाद में आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आप जिसको भी चूज़ करना चाहते हो उसको चूज़ करोगे तो आपको एक किट देकर जाएगा। इतना बड़ा वो किट होता है। उस किट का ये रोल होता है कि जब भी हमारी डिलीवरी होगी तो हमें वो किट अपने साथ में लेके जाना है हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हमने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवाया है। तो वो जो जब भी हमारी डिलीवरी का टाइम होता है, चाहे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, दोपहर के 4 बजे, जब भी होती है, सिर्फ हमें थोड़ी सी देर पहले उनको इन्फॉर्म करना होता है हॉस्पिटल जाते टाइम। तो वो वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाता है। उनका बंदा, जिस भी बैंक से अपन करवाते हैं, उनका बंदा वहाँ पे आता है, स्टेम सेल प्रिजर्व करता है और लेकर के जाता है।
और फिर 24 आवर्स के अंदर उनको वो लैब में भेज देते हैं और फिर वहाँ पे उनका प्रिजर्वेशन चालू हो जाता है। तो ये प्रिजर्वेशन जो है 2 तरह का होता है। एक होता है स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन, एक होता है स्टेम टिश्यू का। जो वो कोड होती है उसके अंदर से ब्लड निकालने के बाद उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, सेल्स भी होती है और टिश्यू भी होती है। आजकल हमारे यहाँ पे 2 तरह की बीमारियाँ हो गई है, जो कुछ ऐसी बीमारियाँ पर्टिकुलरली सेल से ही ठीक हो रही है, कुछ पर्टिकुलर बीमारियाँ ऐसी जो ओनली टिश्यू से ठीक हो रही है। तो मैंने जो लिया है ना वो है कोड लाइफ का स्टेम सेल। मैंने कोड लाइफ एक ब्रांड है, कोड लाइफ एक कंपनी है, उससे प्रिजर्व करवाया क्योंकि उसके पास में ये ऑप्शन था कि वो सेल्स को भी प्रिजर्व करेंगे और टिश्यू को भी प्रिजर्व करेंगे। अदरवाइज़ मैंने जो भी ब्रांड से बात करी है, जो भी कंपनी से बात करी, उसमें ऐसा किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो टिश्यू को भी साथ में रखेंगे। लेकिन ये कंपनी ऐसी थी जो अपने टिश्यू को भी साथ में रखती, इसलिए मैंने इसके साथ जाना पसंद किया। इनके साथ इनका बंदा आया, इनका एजेंट आया, हमको अच्छे से सब कुछ समझाया, फिर हमने इनको फिक्स किया। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यूँ है कि आप अगर सब बैंकों का देखा जाए सबका लगभग सेम ही होता है, 50 to 60 के बीच में सबका वेरी करता है। किसी का अलग प्रोसीजर है कि इंस्टॉलमेंट अलग है, किसी का नो कॉस्ट EMI वाला है, किसी का कॉस्ट EMI है, ऐसे ऐसे करके सबका अलग अलग फंक्शन है। तो आप समझ लीजिए 50 to 60 के बीच में, 50,000 to 60,000 के बीच में इसका रहता है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो 30 ईयर के लिए उसको रखवा सकते हैं या फिर आप उसको पूरा 60 ईयर्स के लिए रखवा सकते हैं। 60 नहीं 75 ईयर्स के लिए, यानी लाइफ टाइम आप रखवा सकते हैं। मैंने लाइफ टाइम वाला ऑप्शन लिया था और 50,000 to 60,000 इसका मैंने चार्ज किया था। वो मैंने इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते या पूरा पेमेंट भी देख सकते हो, ये टोटली आप पर है। तो इस तरह से वो ये आपको समझ में आ गया कि कौन बैंकिंग करता है। फिर वो यहाँ से लेकर जाके लैब में देते हैं, लैब में उसका बहुत प्रोसीजर होता है, उसका कल्चर वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह सब होने के बाद में उनको अच्छे से प्रिजर्व कर दिया जाता है। उसके बाद जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है हमें उनको इन्फॉर्म करना होता है, हमारे डॉक्टर के थ्रू उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो वो उससे रिलेटेड जो भी सेल्स होती है, जो भी उस ग्रुप का, जैसे हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर किसी और को होती है हमारी फैमिली में, मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मैटरनल पैटर्नल कोई भी फैमिली में, तो उनका जो ब्लड ग्रुप है या जो भी उनका ग्रुप है उनसे मिलता हुआ जो सेल्स उनको चाहिए वो वाली वो बैंक हमको प्रोवाइड करवाएगी। उसके अलावा इनका ये भी ऑप्शन होता है कि ये लोग 20 लाख तक का जो भी ट्रीटमेंट का चार्ज होता है वो ये बैंक खुद पे करती है। हमें उसके ट्रीटमेंट का भी खर्चा हमें नहीं लेना पड़ता, वो भी ये बैंक खुद देती है। उसके बाद अगर ऐसी कोई ट्रीटमेंट जो हम आउट ऑफ कंट्री जाकर लेना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाकर, तो वो फॉरेन जाने का हमें पूरा ट्रैवल का खर्चा है, वहाँ पे रहने का खर्चा है, उसके बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा ये कंपनी खुद उठाती है। तो इसलिए मुझे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स लगे, तो मैंने इस कंपनी के साथ जाना पसंद किया। एक और बात है कि अगर हम बाहर से स्टेम सेल खरीद भी सकते हैं, जैसे हमें कोई स्टेम सेल्स की ज़रूरत है, ऐसी बीमारी हो गई है और हमारे पास नहीं है, तो हम बाहर से खरीदते हैं। जब हम बाहर से खरीदते हैं तो 20, 30, 40 लाख तक स्टेम सेल्स की रेट होती है। तो अगर हम चाहें तो फ्यूचर में कभी अपनी स्टेम सेल्स किसी को सेल करना या किसी को ज़रूरत किसी को देना, तो वो भी हम दे सकते हैं। ये भी काफ़ी कंपनीज़ के साथ में ये बॉन्ड साइन कर सकते हैं कि हम कभी देना चाहें तो वो देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि स्टेम सेल्स होती क्या है, वो कहाँ से ली जाती है, इनके लेने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद में इनको लेने के बाद करते क्या हैं, कैसे इनको स्टोर करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, इनकी बैंकिंग क्यों करवानी चाहिए और ये किस किस बीमारी को ठीक करती है वो भी लिस्ट में आपको बताऊंगी। और मैंने जैसे बताया जो जानलेवा बड़ी बीमारियाँ जो होती है जिनका ट्रीटमेंट ऐसे पॉसिबल नहीं है मेडिसिन वगैरह से, उनका ट्रीटमेंट स्टेम सेल से होता है। तो इट मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बच्चे का या हमारी सिक्योरिटी चाहते हैं फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे इसका फंडा जो है ना, अगर हम उसको लाइफ इंश्योरेंस या फिर अपन करवाते हैं ना मेडिकल इंश्योरेंस, उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यूज़ हो गया हमारा, हम कभी एडमिट हुए और अगर यूज़ हुआ तब तो वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी अपन को दे देगी, अदरवाइज़ वो पैसा वेस्ट हो जाता है। वैसे ही सेम है, अगर कभी अनफॉर्चुनेटली मैं तो चाहती हूँ वो कभी यूज़ हो ही ना, हमारा पैसा वेस्ट चला जाए, नो डाउट, पर अगर यूज़ हुआ तो वो दे देंगी, अदरवाइज़ वो आपका वेस्ट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाद में आपको रिफ़ंड करेगा एंड ऑल, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये वीडियो आज का इसीलिए अपलोड किया है कि ताकि इस चीज़ के बारे में आप सब भी अवेयर हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे और आपको लगे कि हाँ ऐसा हमें करवाना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए लोगों को। ओके मम्मीज़, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।